बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, किरण रिजिजू पता नहीं कितना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो करीब 3 दर्जन भाषण उनके मेरे पास हैं। मैं किरण रिजिजू साहब को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जिसमें मोदी जी सीबीआई के ऊपर खूब सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं सीबीआई जो है कांग्रेस के इशारे पर काम करती है। तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री जी एंटी इंडिया थे? किरण रिजिजू खुद 1 हफ्ते पहले तक जुडिशरी के ऊपर खुल के अटैक कर रहे थे। जिस तरीके की मर्यादा उन्होंने तोड़ी है, इस तरह से कभी किसी ने नहीं तोड़ी। क्या फिर किरण रिजिजू जो थे वो एंटी इंडिया थे? और आज से पहले जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में नहीं थी तो हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाए जाते थे। जब बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने खुल के आलोचना की केंद्र सरकार की, खूब धरने प्रदर्शन किए। क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एंटी इंडिया थी? पहले अगर कश्मीर में हमला होता था तो भारतीय जनता पार्टी सीधा सवाल उठाती थी केंद्र सरकारों के ऊपर, वहाँ की राज्य सरकारों के ऊपर। तो क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एंटी इंडिया थी? आज कश्मीर के अंदर 18 कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया है। अब अगर कोई हम लोग आवाज़ उठाएं, हम लोग उसके ऊपर सवाल करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम एंटी इंडिया हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर दे और हम सब लोग चुप बैठे रहें। हरियाणा कि अगले 2-3 साल में पीओके कभी भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने भी कहा कि जैसे पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई थी वो जयचंद के कारण हुई थी। आज भी कुछ भारतीय समाज में लोग हैं जो जयचंद का काम करते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी, केंद्र सरकार के डायरेक्ट रूल के अंडर आने के बाद भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि केंद्र सरकार के अधीन होने पर भी चुन चुन के कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है। वहाँ पे जो कश्मीरी लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी, वो लोग कश्मीर छोड़ के भागना चाह रहे हैं। वो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और जो बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे कि हम कश्मीर में जाएंगे, वो लोग जो है दूर से बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इन कमल गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, आप जाइए ना, कश्मीर में रहिए, आप अपने बच्चों को वहाँ पे बसाइए, तब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ये जो बेकार की जो बातें हैं, बेकार की बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। जी, ठाकरे ग्रुप के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उनका एक बयान है बीते दिन। उन्होंने कहा कि भारत को जो आज़ादी मिली वो काऊ यूरिन छिड़कने से नहीं मिली, इसके लिए कई कुर्बानियाँ हुई। उनका यह भी कहना था कि सरदार पटेल ने जो आरएसएस को बैन किया उसे इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपना बना लिया। सुभाष चंद्र बोस के साथ वही और बाला साहब ठाकरे के साथ वही करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उनके इतिहास में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कुछ किया हो। जब जब इतिहास में ढूंढा जाता है तो दिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्थाएं थी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अलायंस के अंदर सरकारें बनाई। उन्होंने अक्सर जो भारत की आज़ादी के लिए कॉल्स दी जाती थी, उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ मिलके उनका पक्ष लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो कहीं से इतिहास के कुछ लोगों को ढूंढते हैं कि इनको हम किसी तरह से अपना बना लें। भगत सिंह हमेशा से बेहद सेकुलर थे और भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्थाओं के लिए उनकी बहुत जो है उग्र और कठोर जो था उनका रिएक्शन था। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, बट फिर भी वो भगत सिंह को अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से सरदार पटेल, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया, जो हमेशा एक सेकुलर आदमी की तरह देखे गए, उनको ये ज़बरदस्ती अपने साथ जो है एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के पास उस समय ये मौका था। वो चाहते तो उस वक्त की कांग्रेस को छोड़ के वो हिंदू महासभा के अंदर शामिल हो जाते। क्यों उनको इंडियन नेशनल आर्मी बनानी पड़ी? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा और आरएसएस इनके करीबी नहीं थे, मगर ये झूठ का प्रयोग करके जो है ये हमारी जो पुरानी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो नई पीढ़ी है उनको ऐसा लगे कि सदियों से जो है भारतीय जनता पार्टी या इसकी मातृ संस्थाएं जो हैं वो आज़ादी और देश के आंदोलनों के साथ एसोसिएट रही हैं, जबकि ऐसा है नहीं।
ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए और लोगों की जो लेगेसी है उसको जो है चुराने की और उसके अंदर बेईमानी से उसको अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों वहाँ से खदेड़ा जा रहा था, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ से पलायन किया। उस मामले में तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट को पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार किया है। उन पे आरोप थे कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ, बिहार के लोगों के खिलाफ। तेजस्वी यादव तो बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने इसके लेकर केंद्र सरकार पे सवाल उठाया कि केंद्र सरकार को चाहिए था अभिभावक की भूमिका में रहे, दोनों राज्यों के बीच बातचीत कर इस मामले को सुलझाए। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये नीति रही है दो गुटों को आपस में लड़वाकर सत्ता हासिल करना। हरियाणा में उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट किया, महाराष्ट्र में उन्होंने मराठा वर्सेस नॉन मराठा किया, राजस्थान के अंदर उन्होंने गुर्जर वर्सेस ऑल किया। ये हमेशा से इस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं और जहां इनको मौका मिलेगा ये एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाते हैं, या तो जातियों को लड़ाएंगे या धर्मों को लड़ाएंगे। ये इनकी पॉलिसी रही है, इस पे हमेशा जो है ये काम करते रहते हैं। दिल्ली के अंदर भी कोरोना के समय इन्होंने इस तरीके की अफवाहें फैलाई, इन्होंने इस तरीके की अनाउंसमेंट्स करवाई और जो हमारे माइग्रेंट्स थे उनको बहुत परेशानी करी। इन्होंने जो है ट्रेन के किराए कम नहीं किए और झूठ फैला दिए कि हमने ट्रेन के किराए कम कर दिए। लोगों को लगा कि पता नहीं ट्रेन मुफ्त हो गई है, जबकि पता चला कि ऐसा कुछ थी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मोडस ऑपरेंडी रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।